हेलो स्टूडेंट, आज हम रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताएंगे। ठीक है कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक लाइज करता है। ठीक है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, जो भी है जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, उसका मिनिमम वैल्यू कितना और मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है उसके बीच में। ठीक है, लेकिन कहाँ कौन कौन वैल्यू जो है साइन थीटा अपने पास रखता है। ठीक है, और कॉस थीटा कौन कौन सा वैल्यू अपने पास रखता है, वो सारा इसका क्या आएगा, रेंज आएगा। रेंज में मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक, मिनिमम वैल्यू से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक। तो देखिए एक सर्कल बना लिए, एक पॉइंट यहाँ पे चुन लेते हैं एम। मान लेते हैं कि ये एक्सिस से ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी, इसका नाम दे देते हैं डी। ठीक है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ठीक है, यू नो कि थीटा के सामने क्या कहलाता है, पी, परपेंडिकुलर। ये क्या होगा, बेस। 90 के सामने क्या होता है, एच। ठीक, अब हम रेंज ऑफ साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा का रेंज, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय एच। एच हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, और पी क्या होता है, पी कितना होगा लेकिन एच से क्या होगा, छोटा होगा। मतलब कि ऊपर छोटा है और नीचे क्या है, बड़ा है। जब ऐसा होगा तो ये वैल्यू 1 से क्या आएगा, छोटा। ये वैल्यू क्या आएगा, 1 से छोटा आएगा। मतलब ये वैल्यू जो है 1 से क्या हो गया, छोटा। बट अगर ऐसा हुआ कि m को धीरे धीरे b के पास ले जाते हैं, when m tends to slightly, ठीक है, m को जब धीरे धीरे b के पास ले जाते हैं, जैसे m धीरे धीरे b के पास जाएगा, अगर m यहाँ पर होगा तो p इतना सा होगा। ठीक, फिर m यहाँ पर होगा तो p इतना सा होगा, फिर m यहाँ पर होगा तो p इतना सा होगा, फिर m यहाँ पर होगा तो m अगर यहाँ पर होगा तो p का मान इतना होगा जो कि h के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि when m tends to, when m slightly tends to p, जब हम m को b के पास धीरे धीरे ले जाते हैं, then p क्या हो जाएगा, then p इंक्रीजिंग, p क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब तो कहाँ तक, इंक्रीज करते करते वो क्या हो जाएगा, p का जो लंबाई है वो h की लंबाई के बराबर हो जाएगा, अप टू h। ठीक है, तो उस समय क्या हो जाएगा कि साइन थीटा बराबर, हम जहाँ पर p बाय h यूज कर रहे हैं, अब p के जगह पे क्या लिख सकते हैं, h लिख सकते हैं, क्योंकि p का लंबाई किसके बराबर हो गया है, h के बराबर हो गया। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जो हम यहाँ पर क्या देख रहे थे, 1 से छोटा, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 1 के बराबर है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों को मिला के हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा का मान 1 से छोटा या बराबर। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं, ये वो पॉजिटिव वैल्यू, मतलब कि साइन थीटा का वैल्यू 1 से छोटा होगा या बराबर होगा, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम, अब ये जानते हैं कि ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से लेकर ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और ये 300, फिर से पूरा घूम जाएगा तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अब यहाँ से जो है, अगर हम यहाँ से फिर से वैल्यू निकालना चाहें तो फिर से मेरा क्या निकलेगा, 1 से छोटा या 1 के बराबर। ठीक है, तो अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू साइन का होता है, साइन थीटा का मान थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर p बाय एच। बट यहाँ पर अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं, ये मान लेते हैं थीटा, ये 90, ये h हो गया, थीटा के सामने p हो गया, और ये क्या हो गया, d हो गया। तो साइन थीटा बराबर p बाय एच। लेकिन यहाँ पर चूंकि p नीचे है, नीचे है तो क्या होगा,
माइनस, ठीक। और ये जानते हैं कि P क्या है, छोटा, और H क्या है, बड़ा। अगर माइनस को छोड़ के बात करें तो P छोटा और H क्या है, बड़ा है। मतलब ऊपर छोटा क्वांटिटी और नीचे कोई बड़ा क्वांटिटी है और आगे माइनस है। अगर हम इसको डिवाइड देंगे तो ये वैल्यू जो होगा वो -1 से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो गया, -1 से बड़ा। अब रहा बराबर कब होगा, कि जब ये पॉइंट हम मान लेते हैं m डैश, when m डैश slightly tends to d, जब m डैश जो है धीरे धीरे d के पास जाएगा, जैसे m यहाँ पर, m डैश यहाँ पर आ गया तो p का लेंथ क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक बढ़ जाएगा, फिर m और यहाँ पर आ जाएगा, m डैश यहाँ पर आ जाएगा तो फिर से p का लंबाई बढ़ जाएगा, फिर m डैश d पर आ जाएगा तो p का लंबाई यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, जो कि h के बराबर होगा। तो इस स्थिति में, ठीक है, p का वैल्यू जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, h के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, p की जगह आप क्या लिखेंगे, h कट के कितना हो गया, -1। तो यहाँ पर क्या देते हैं, अब इस दोनों को मिला के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा का मान -1 से बड़ा या बराबर। तो यहाँ पर क्या देख रहे थे कि साइन थीटा का वैल्यू 1 से छोटा या बराबर हो रहा है, यहाँ पर क्या देख रहे थे, -1 से बड़ा या बराबर हो रहा है, ठीक है। इसीलिए जब दो ये मान लीजिए a और ये मान लीजिए b, फ्रॉम a एंड b से, इधर साइड में लिख देते हैं, फ्रॉम a एंड b से, कि साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या है, -1 से बड़ा या बराबर है, -1 से बड़ा है या बराबर है। साइन थीटा का वैल्यू -1 से बड़ा है या बराबर है। और दूसरा बात, 1 से छोटा है या बराबर है, 1 से छोटा है या बराबर, ये साइन थीटा का रेंज होगा, ठीक। अब बताते हैं कॉस थीटा का रेंज, जो उसी प्रकार से हो। देखिए स्टूडेंट, रेंज ऑफ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर हम जानते हैं बी बाई कितना होता है, h। और ये भी जान रहे हैं कि नीचे वाला बड़ा है, फिर से ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो ये 1 से क्या आएगा, छोटा आएगा। मतलब ये वाला वैल्यू जो है 1 से क्या हो गया, छोटा हो गया। अब इसके बाद देखिए कि अगर m धीरे धीरे a के पास जाएगा, when m tends to, ठीक है, जब m धीरे धीरे a के पास जाने लगेगा तो क्या होगा, ऐसा होगा कि अगर यहाँ m आ गया तो p क्या होगा, इतना सा होगा, p छोटा हो जाएगा। जैसे फिर m होगा फिर p छोटा हो जाएगा, फिर m यहाँ पर आएगा फिर छोटा हो जाएगा। उस दौरान क्या होगा, b बढ़ता जा रहा है। जब p छोटा हो रहा है, ठीक है, जैसे जैसे p छोटा हो रहा है वैसे वैसे b का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे p छोटा हो रहा है वैसे वैसे b का मान बढ़ रहा है। तो जैसे m यहाँ पर आ जाएगा, when m slightly tends to a, जब m धीरे धीरे a के पास आने लगेगा, then p डिक्रीज करेगा और b क्या करेगा, इंक्रीज। और b इंक्रीज करके कहाँ तक पहुँच जाएगा, b का जो लंबाई है वो इसके बराबर हो जाएगा, मतलब कि ये लेंथ, ठीक है। जब ये लंबाई h है तो इतना सा लंबाई क्या होगा, h ही होगा, अप टू h। देन क्या हो जाएगा कि जहाँ पर b है वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, h, क्योंकि b का लंबाई किसके बराबर हो गया, h के बराबर हो गया। तो b के जब क्या लिखेंगे, h, तो h बाय h कितना हो गया, 1 हो गया। तब इस दोनों का अगर मिला के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू 1 से छोटा भी और 1 के बराबर की, रेड आउट। अब उसके बाद अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं, सेकेंड में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, सेकेंड में कॉस निगेटिव होता है। अगर हम सेकेंड में आते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं m डैश, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दें, ये एंगल थीटा हो गया, ये p हो गया, ये b हो गया और ये h हो गया, ठीक। तो यहाँ पर कॉस थीटा का मान b बाई कितना, h, जहाँ b इधर है, ठीक है, b लेफ्ट साइड है, जिसका मान क्या होगा, निगेटिव होगा। अब h क्या होता है, बड़ा होता है। अगर निगेटिव को छोड़ के बात करें, h क्या होता है,
बड़ा होता है, मतलब ऊपर छोटा है नीचे बड़ा और उसके आगे नेगेटिव लगा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू जो है वो -1 से क्या हुआ, बड़ा हो गया, -1 से बड़ा हो गया, मतलब ये वैल्यू हो गया -1 से बड़ा। अब रहा बराबर कैसे होगा, तो देखिए जब m' धीरे धीरे c के पास पहुंच जाएगा, जब m' धीरे धीरे c के पास पहुंचेगा, जैसे m' यहाँ होता तो p इतना छोटा होता, ठीक है, और b यहाँ से यहाँ तक होता, फिर जैसे m' यहाँ पर होता तो p इतना सा होता और m' यहाँ से यहाँ तक होता। तो जैसे जैसे m' c के पास पहुंचेगा, जैसे c के पास पहुंच जाएगा तो b का लंबाई जो है बढ़कर कितना हो जाएगा, h, ठीक है, b का लंबाई बढ़कर कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। तो b का लंबाई बढ़कर कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। तो इस स्थिति में cos थीटा, जहाँ पर b है वहाँ पे क्या यूज करेंगे, h/h, कट के कितना हो गया, -1। तो ये दोनों के अब क्या देख रहे हैं कि -1 से बड़ा भी है और -1 के बराबर भी है, तो इस दोनों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं कि cos थीटा का वैल्यू -1 से बड़ा और बराबर दोनों है। इसको a मान लेते हैं और इसको, ठीक है, एक को a मान लिए और दूसरे को क्या मान लिए, b। तो फ्रॉम a एंड b से, फ्रॉम a एंड b cos थीटा का वैल्यू -1 से बड़ा या बराबर हुआ और 1 से छोटा या बराबर हो गया। ये cos थीटा का रेंज, मतलब cos थीटा जो होता है वो -1 और यहाँ क्या हो गया 1, ये हुआ नंबर लाइन, उससे पहले -1 होता है, फिर क्या होता है 1 होता है। इधर साइड ये cos थीटा का जो वैल्यू होता है -1 से 1, नंबर लाइन में पहले नहीं, पहले -1 तब उसके बाद क्या होता है 1 होता है। तो इसका वैल्यू -1 भी होगा, इसके बीच का भी होगा और साथ ही साथ 1 भी होगा, ठीक है। उसी तरीका से sin थीटा भी था। अब आते हैं tan थीटा में। देखिए रेंज ऑफ tan थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है p/b, ये हो गया p, ये हो गया p। अब दोनों में से कौन बड़ा है ये तो कंफर्म नहीं बता सकते, तो एक चीज जरूर बता सकते हैं कि जैसे जैसे m b के पास जाएगा, when m tends to b, जब m धीरे धीरे b के पास जाएगा, जब m tends to b, जैसे जैसे m b के पास जाएगा वैसे वैसे p का मान क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा और b क्या होता जाएगा, छोटा, ठीक है। p बढ़ेगा तो b छोटा होगा, फिर p बढ़ेगा तो b छोटा होगा। इस तरीका से जब p यहाँ पर p का लंबाई इतना हो जाएगा, मतलब कि जब m b के पास पहुँच जाएगा तो p इतना लंबा हो जाएगा और b क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ऐसा होगा कि जब m b के पास पहुँच जाएगा तो p का लंबाई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, h के बराबर हो जाएगा और b उस स्थिति में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो p का लंबाई हो गया h और b का लंबाई हो गया 0, जिसको क्या कहेंगे, इन्फिनिटी, जिसको क्या कहेंगे, इन्फिनिटी कहेंगे। ये क्या हो गया, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी इज ए वेरी लार्ज नंबर, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं, ठीक है। क्यों, अब इससे बड़ा tan थीटा का वैल्यू नहीं हो सकता, मतलब कि tan थीटा का जो वैल्यू है वो इससे क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज़्यादा नहीं जाना, इससे कम। तो tan थीटा का वैल्यू जो है इन्फिनिटी से क्या होगा, छोटा होगा, और इन्फिनिटी में कहीं बराबर का साइन हम नहीं लगाते। अब उसके बाद आते हैं, अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में हैं, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएं तो p/q से क्या b, लेकिन यहाँ पर p प्लस में है, b क्या चीज में है, माइनस में, ठीक। अब क्या बोले कि जैसे जैसे m' b के पास जाएगा, जैसे जैसे m' किसके पास जाएगा, b के पास जाएगा, उसे p का लंबाई बढ़ता चला जाएगा और b क्या होता चला जाएगा, छोटा, ठीक है। जब m' जो है b के पास पहुंचेगा तो p इंक्रीज करता जाएगा और b क्या होता जाएगा, b डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। और जब b के पास पहुंच जाएगा तो p का लंबाई h हो जाएगा और b क्या हो जाएगा, b पूरा पूरी 0 हो जाएगा। तो इस स्थिति में p हो गया h और b हो गया 0, आगे में क्या है माइनस है, तो माइनस इन्फिनिटी, और इससे छोटा कोई नंबर नहीं होगा, माइनस इन्फिनिटी से छोटा कोई नंबर नहीं होगा, मतलब उससे छोटा वैल्यू नहीं आ सकता, उससे आएगा तो क्या बड़ा वैल्यू आएगा। तो tan थीटा का जो वैल्यू हुआ वो माइनस इन्फिनिटी से बड़ा होगा, ठीक है। तो इसको a मान लें
और इसको बी मान लें तो ए और बी से मिलाकर हम ये लिख सकते हैं कि टेन थीटा का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा होगा। मतलब ये पूरा ये अगर रियल लाइन, ये है रियल लाइन का ग्राफ, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसके बीच में सारा वैल्यू टेन थीटा का होता है, ठीक है। तो ये हो गया रेंज ऑफ टेन थीटा। उसी तरीका से हम कॉट थीटा के रेंज में आते हैं। कॉट थीटा बराबर बी बाय पी। अब इसमें भी वही हुआ कि बी छोटा है या पी छोटा है, मतलब कि दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है ये कंफर्म नहीं पता चल सकता। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात करें तो जैसे जैसे m a के पास आएगा, जैसे जैसे m a के पास आएगा तो p क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और b क्या होता जाएगा, बड़ा। जैसे जैसे m धीरे धीरे अगर a की तरफ टेंड्स कर रहा है तो p क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, और b क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। और जैसे a के पास पहुंच जाएगा तो p हो जाएगा 0, और b का लंबाई मतलब ये लंबाई कितना हो जाएगा, h। ये लंबाई कितना हो जाएगा, h हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे ये वाला m इसके पास पहुंच जाएगा तो ये b का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब b का लंबाई h के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि h क्या है, रेडियस का लंबाई है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर b की जगह h हो गया और p की जगह पे 0 हो गया। तो डिजिट बाय 0 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, डिजिट बाय 0 इन्फिनिटी। तो कॉट थीटा का वैल्यू इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। तो इन्फिनिटी जो है वेरी लार्ज नंबर, इन्फिनिटी से वेरी लार्ज नंबर, उससे बड़ा तो हो नहीं सकता। तो कॉट थीटा का वैल्यू जो है सबसे ज्यादा क्या है, इन्फिनिटी है। सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है। तो उससे क्या होगा, कॉट थीटा का वैल्यू इन्फिनिटी से कम, क्योंकि सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, उससे ज्यादा तो हम जा नहीं सकते। तो कॉट थीटा का वैल्यू इन्फिनिटी से क्या होगा, छोटा होगा। फिर देखिए अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आए, सेकेंड क्वाड्रेंट में b बाय पी, लेकिन इस स्थिति में b क्या होगा, नेगेटिव होगा, b क्या होगा, नेगेटिव। अब जैसे जैसे m डैश c के पास पहुंचेगा, जैसे जैसे m डैश c के पास पहुंचेगा, m डैश टेंड्स टू c, देन क्या होगा, ये धीरे धीरे p का मान धीरे धीरे क्या होता जाएगा, छोटा हो जाएगा। p क्या करेगा, डिक्रीज, और b क्या करने लगेगा, जैसे जैसे ये यहाँ आएगा तो b का लंबाई, माने कि m डैश यहाँ पर होता तो p इतना छोटा होता, b इतना बड़ा होता, ठीक है। तो b इंक्रीज करेगा, और जैसे c के पास पहुँच जाएगा तो p हो जाएगा 0, और b का लंबाई किसके बराबर होगा, रेडियस के लंबाई के बराबर है, h के बराबर, ठीक है। तो इस स्थिति में b की जगह h लेके p की जगह 0, तो कितना हो गया, माइनस इन्फिनिटी। इट इज ए वेरी स्मॉल नंबर, इससे छोटा कोई नंबर नहीं है। तो कॉट थीटा का वैल्यू इससे क्या होगा, बड़ा होगा। कॉट थीटा का वैल्यू इतना, और इससे क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर ये a मान लें और इसको b मान लें तो दोनों को मिला के ये लिख सकते हैं कि कॉट थीटा का जो रेंज हो गया वो माइनस इन्फिनिटी से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा। यहाँ पर कभी बराबर नहीं लगाना है, ठीक है, इन्फिनिटी में कहीं बराबर नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि बराबर क्यों नहीं लगाना, क्योंकि इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर है जिसके बारे में हमको मालूम नहीं, वो बहुत बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, जो कंसीडर करते हैं उससे भी बड़ा। रेंज ऑफ सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर हम जानते हैं कि h बाय बी होता है, h बड़ा हुआ और b क्या हुआ, छोटा। ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है, तो डिवाइड देने पर 1 से क्या आएगा, बड़ा वैल्यू आएगा। तो ये वैल्यू 1 से क्या हो गया, बड़ा, ठीक है। और यदि m a के पास आएगा, यदि m धीरे धीरे a के पास आने लगे तो क्या होगा, जैसे m a के पास पहुंच जाएगा तो इस b का लंबाई किसके बराबर हो जाएगा, h के बराबर। b का लंबाई किसके बराबर हो जाएगा, h के बराबर हो जाएगा। b का लंबाई की जगह तो क्या लिख देंगे, b की जगह पे h लिख देंगे, तो बराबर क्या हो गया, कट के 1 हो गया। तो सेक थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा भी है और 1 के क्या है,
बड़ा भी है, 1 के बराबर भी है। तो सेक थीटा का वैल्यू यहाँ से पता चल रहा है कि 1 से बड़ा भी है, साथ ही साथ बराबर भी है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में है h बाय बी, लेकिन इस बार b क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में b का मान निगेटिव होगा चूंकि लेफ्ट साइड, तो h बड़ा है और b छोटा है, तो ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा, अब क्या लगा हुआ है माइनस, तो ये वैल्यू अगर डिवाइड करें तो ये वैल्यू क्या होगा, -1 से छोटा है, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गया -1 से छोटा। अब अगर m डैश जो है c के तरफ टेंड्स करने लगे, m डैश टेंड्स टू c, यदि m डैश c के तरफ टेंड्स करने लगे तब क्या होगा कि b क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे m डैश नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे b का मान क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। और जैसे c पर आ जाएगा तो b किसके बराबर है, b का लंबाई यहाँ से यहाँ तक मतलब h के बराबर हो जाएगा, b का लंबाई किसके बराबर हो जाएगा, h के बराबर हो जाएगा। तो इस स्थिति में b की जगह पे क्या बैठाएंगे, h कट के कितना हो गया, -1। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सेक थीटा का वैल्यू -1 से छोटा भी और साथ ही साथ बराबर भी है, तो -1 से छोटा भी हुआ और बराबर भी हुआ। इसको अगर a माने और इसको b माने तो दोनों को मिला के हम यही लिख सकते हैं कि सेक थीटा का जो रेंज हुआ छोटा से बड़ा, ठीक है, ऐसे ऐसे लिखते हैं, -1 से छोटा या बराबर एंड सेक थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा या बराबर, ठीक है। अगर याद रखना है तो इस तरीका से याद रखें कि जो छोटा वैल्यू है उससे छोटा और जो बड़ा वैल्यू है उससे और क्या बड़ा, क्लियर। सेक थीटा का वैल्यू जो होगा वो यहाँ पर अगर -1 ले और यहाँ पर 1 ले तो ये वैल्यू होगा और इसके इधर का होगा, और 1 होगा और इसके इधर का होगा, ठीक है। ये बात सेक थीटा का रेंज। अब आते हैं कॉसेक थीटा के रेंज, इसको नोट कीजिए पहले। देखिए इसमें एक चीज हम बोले थे कि यदि m b के तरफ टेंड्स करने लगे, सेक थीटा बराबर हम जानते हैं h बाय कितना होता है b, और यदि m b के तरफ टेंड्स करने लगे, when m टेंड्स टू b, जब m b के तरफ टेंड्स करेगा तो क्या होगा, p का लंबाई बढ़ता चला जाएगा और b क्या होता जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। अब जैसे m b के पास पहुंच जाएगा तो b क्या होगा, यहाँ पर पहुंच गया b का मान 0 हो गया, b का मान क्या हो जाएगा इस स्थिति में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर b का मान 0 हो गया, यहाँ 0 रख देंगे तो डिजिट बाय 0 कितना हो गया, ठीक है, इंटीग्रल अनडिफाइंड, ठीक है। तो सेक 90 डिग्री पर, ठीक है। अगर यहाँ पर पहुंच गया m जब b के पास पहुंच जाएगा तो उस समय थीटा का मान कितना डिग्री हो जाएगा, थीटा बढ़कर 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा का मान जब 90 डिग्री होता है तो सेक थीटा क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है। जब थीटा का मान 90 डिग्री होता है तो सेक थीटा क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, इसको दिमाग में रखिएगा। अब आते हैं कॉसेक थीटा में। रेंज ऑफ कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर h बाय p, ऊपर वाला बड़ा हुआ नीचे वाला छोटा हुआ, जैसे ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है तो ये वैल्यू क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, तो ये वैल्यू हो गया 1 से बड़ा। अब क्या, यदि m को b के पास ले जाए, यदि m धीरे धीरे b के तरफ टेंड्स करने लगे तो p का मान क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे m क्या होगा इधर आते जाएगा उस तरह से p का मान क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे b पर पहुंचेगा तो p का वैल्यू जो है वो h के बराबर हो जाएगा, तो p का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, h के बराबर हो जाएगा। तो p की जगह पर कितना लिख दिए, h लिख दिए तो बराबर कितना हो गया 1। तो अभी तक ये देख रहे थे कि कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा, अरे क्या पता चला 1 के बराबर भी है, तो कॉसेक थीटा 1 से बड़ा भी है और साथ ही साथ बराबर भी है। और अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में आए, क्योंकि कॉसेक थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सॉरी हमको थर्ड क्वाड्रेंट आना पड़ेगा, क्योंकि कॉसेक थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, तो पॉजिटिव वैल्यू भी देगा। अब देखिए तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 1 से बड़ा है
अब उसके बाद अगर निगेटिव वैल्यू में देखना है कि निगेटिव वैल्यू में कहाँ तक जाएगा, तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं थीटा, थीटा के सामने को पी कहते हैं, 90 के सामने को एच कहते हैं, और ये क्या हो गया, डी हो गया। तो सेक थीटा सॉरी कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी, बट पी इधर क्या है, नीचे है, तो पी का मान क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा। तो इसको डिवाइड देने पर, इसको डिवाइड देने पर -1 से क्या आएगा, -1 से छोटा आएगा। तो ये वैल्यू हो गया -1 से क्या, ये वैल्यू हो गया -1 से छोटा। अब यदि इसको हम मान लेते हैं m, ये कुछ मान लेते हैं n मान लेते हैं, ठीक है। यदि n d के पास पहुंचेगा, जब n धीरे धीरे करके d के पास पहुंच रहा होगा, तब क्या होगा, p का लंबाई बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और बढ़कर कितना हो जाएगा, जैसे d के पास पहुंचेगा तो p का लंबाई h के बराबर हो जाएगा। p का लंबाई किसके बराबर हो जाएगा, h के बराबर हो जाएगा। तो अब p की जगह कितना बैठा सकते हैं, h बैठा सकते हैं, तो कट के कितना हो गया, -1। यहाँ पर हम क्या देख रहे थे कि -1 से कॉसेक थीटा का वैल्यू छोटा और साथ ही साथ बराबर भी है, तो कॉसेक थीटा बराबर हो गया -1 से छोटा या उसके बराबर। अब रहा बात, लेकिन अब इस दोनों का अगर मिला के लिखें a और ये b, तो फ्रॉम a एंड b से, फ्रॉम a एंड b से ये कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा का वैल्यू -1 से छोटा होगा और उसके बराबर भी होगा, एंड कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा होगा और बराबर भी होगा। छोटा वाले से छोटा और बड़ा वाले से बड़ा, मतलब ये नंबर लाइन है, ये -1 और ये 1 है, तो कॉसेक थीटा का जो रेंज होगा -1 और इसके इधर साइड, और 1 होगा और इसके इधर साइड होगा, ठीक है। अब रहा बात अनडिफाइंड कहाँ पर होगा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा अनडिफाइंड कहाँ पर होगा, तो देखिए कॉसेक थीटा बराबर h बाई कितना होता है, p। इसके अलावा p को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, तब अनडिफाइंड हो जाएगा। तो देखिए p कब 0 होगा, तो p 0 तब होगा जब m धीरे धीरे किसके पास आ जाएगा, एक। जैसे जैसे m इधर आता जाएगा p का लंबाई छोटा होता जाएगा, और जब m a के पास आ जाएगा, ठीक है, जब m धीरे धीरे a के पास आ जाएगा तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 की तरफ टेंड्स करने लगेगा, ठीक है। तो h बाई कितना हो जाएगा, 0, तो क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया, ठीक है। तो कॉसेक, और जब ये m a के पास आएगा तो उस समय थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। जब m यहाँ पर आ जाएगा तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 0 डिग्री। तो याद रखना है कि कॉसेक 0 डिग्री पर क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। कॉसेक 0 डिग्री पर क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो कॉसेक 0 डिग्री पर अनडिफाइंड होता है, और सेक 90 डिग्री पर क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो इतना हम बताएं, उसको पहले नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट, आज हम क्या आपको बताएं, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। ये हम बता दिए, तो आपको दिमाग में क्या क्या रखना है, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो हम बताएं, साइन थीटा का जो रेंज होता है वो -1 से बड़ा या बराबर, 1 से छोटा या बराबर होता है। उसी तरीका से कॉस थीटा का रेंज होता है -1 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर। फिर उसके बाद बताए थे टेन थीटा का रेंज, वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक होता है, मतलब इसका जो रेंज होता है ऑल रियल नंबर, ठीक है। पूरा यहाँ पर जो भी वैल्यू बैठाएंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 36, जो भी डिग्री बैठाना है वो वैल्यू -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में ही आएगा, ठीक है। जैसे 30 डिग्री बैठाते हैं कितना आता है, 1/√3, तो इसको डिवाइड करने पर क्या पता चलेगा, वो वैल्यू जा रहा है वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच आ रहा है, ठीक है। कॉट थीटा का भी रेंज कितना हो गया, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच हो गया, ठीक। फिर सेक थीटा का और कॉसेक थीटा का, सेक थीटा का वैल्यू जो है -1 से छोटा या बराबर, एंड सेक थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा या क्या होगा, बराबर होगा। उसी तरीका से कॉसेक थीटा का भी -1 से छोटा या बराबर, एंड कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा या बराबर। तो पेयर वाइज याद रखिएगा तो दिमाग में रहेगा, ठीक है।
और ये अनडिफाइंड कहाँ पर होता था? तो सेक थीटा अनडिफाइंड होता था 90 डिग्री पर और कॉसेक थीटा अनडिफाइंड होता था 0 डिग्री पर।